हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो काफ़ी कुछ नया आज आपको सीखने को मिलने वाला है। बहुत सारी नई न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और वीडियो के एंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन, और अंत में है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर है? इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का कल मैंने मैसेज देखा था अबाउट डिजिटल बोर्ड। तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड आ चुका है, वो इंस्टॉल भी हो चुका है। अब थोड़ा सा यार एकदम से आ नहीं सकते ना, थोड़ा सा ट्रायल वायल करना होता है, लाइटिंग माइक आइक चेक करना होता है। तो थोड़ा सा वो सब कर लें तो विद इन 3-2 डेज हम डिजिटल बोर्ड पे काम करना शुरू कर देंगे। करंट अफेयर्स भी फिर आने वाले समय में आपको डिजिटल बोर्ड पे मिलने वाले हैं। थोड़ा लाइटिंग का इशू है, वो हम करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसी पे काम करेंगे। ओके, सो अगर आज की क्लास की करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से करंट अफेयर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सीए। सबसे पहले बात करेंगे आज का इंपॉर्टेंट डे। तो क्या हुआ था 6 अगस्त को, सोचो। बिल्कुल सही सोचा आप लोग ने। 6 अगस्त को 1945 में जापान पर एक परमाणु बॉम्ब गिराया गया था। यूएसए ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के हिरोशिमा में, इसलिए इसको हम हिरोशिमा डे के नाम से भी जानते हैं। कब का इंसिडेंट है ये? 6 अगस्त 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एक यूरेनियम फिजन बॉम्ब ड्रॉप किया था यूएसए ने, जिसका लिटिल बॉय एक नाम था। हिरोशिमा पे गिराया गया था और हिरोशिमा जो है वो जापान की एक सिटी है। तो ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा जापान में लिटिल बॉय नाम का, जिससे काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हुआ। और उसके ही 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को 3 दिन बाद मतलब 9 अगस्त को जापान की एक और सिटी है विच इज़ नागासाकी। नागासाकी पे दूसरा बॉम्ब गिराया गया जिसका कोड नेम था फैट मैन। तो फैट मैन और लिटिल बॉय आपको याद रखना है, ये कोड नेम है यूएस के द्वारा ड्रॉप किए गए बॉम्ब्स के, जो कि जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पे गिराए गए थे। ऐसा बताया जाता है कि ये जो विस्फोट हुआ था वो इतना भयानक था कि 80,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उसके बाद जो बॉम्ब गिरने के बाद जो न्यूक्लियर रेडिएशन रह जाता है, तो न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद भी कई सारे लोगों की जान गई थी। फर्दर इसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखा गया। कई सारे बच्चों का जो जन्म हुआ वो माल न्यूट्रिशन या कैंसर और दूसरी बीमारियों के शिकार हुए। फिर फाइनली जापान ने 14 अगस्त को पहला बम 6 अगस्त को गिराया, दूसरा बम 9 अगस्त को गिराया और 14 अगस्त को 14 अगस्त को जापान ने सरेंडर कर दिया था यूएसए के सामने। बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी इसमें 2 अलायंस थी, 2 ग्रुप्स थे। एक ग्रुप को लीड कर रहा था ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एंड सोवियत यूनियन, जो आज के समय में रशिया है। एंड सेकेंड अलायंस जो थी उसमें जर्मनी, इटली एंड जापान थे। डन है। तो हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। नागासाकी में जो बॉम्ब गिराया गया था उसका क्या नाम था? फैट मैन। किसने गिराया था? यूएसए ने। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को हम नागासाकी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 9 अगस्त को मैं नागासाकी डे फिर से डिस्कस नहीं करूंगी, अभी मैंने बता दिया है। डन है। आइए हम बात करते कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है। पहली पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है अमिता रानी। अमिता रानी अपॉइंटेड एडिशनल डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री नर्स सर्विस। अमिता रानी को सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है। मेजर जनरल हैं अमिता रानी, इन्हें एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाया गया है मिलिट्री नर्स सर्विस का। अभी जो अमिता रानी है, she has a 6 Sigma Green Belt in Healthcare and Quality Management from the National Healthcare Academy, Singapore. रिसेंट में कुछ अपॉइंटमेंट हुई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट थी, वो थी NAAC की अपॉइंटमेंट, मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के डायरेक्टर बनाए गए थे प्रोफेसर गणेशन कन्नावीरन को। इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने IPCC मतलब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया था और इसके चेयरमैन भी किसे बनाया गया था? जेम्स इस्किया को बनाया गया था। तो ये 2 अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। अगले जो पर्सन न्यूज़ में है वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये जो पर्सन आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये स्पीकर रहे हैं केरला की जो असेंबली थी, मतलब केरला की जो विधानसभा है उसके स्पीकर रहे हैं। इसके अलावा मिजोरम के गवर्नर रहे हैं, त्रिपुरा के गवर्नर रहे हैं, अंडमान एंड निकोबार में लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे हैं,
इसके अलावा लोकसभा में भी एमपी रहे हैं, और अगर हम बात करते हैं तो केरला में इन्होंने कई सारे मिनिस्ट्री के पोर्टफोलियो को भी हैंडल किया है। तो ये पर्सन बड़े इंपॉर्टेंट है जिनकी डेथ हो गई है। मैं बात कर रही हूँ कांग्रेस के लीडर एंड फॉर्मर स्पीकर वंकोम पुरुषोत्तम, पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 96। केरला असेंबली के ये 5 बार, केरला असेंबली के ये 5 टाइम्स जो है कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर रहे हैं, और 3 बार इन्हें मिनिस्टर का पोर्टफोलियो भी मिला है। इन्होंने एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री को संभाला है केरला असेंबली में। ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्व्ड स्पीकर ऑफ द केरला असेंबली। तो केरला असेंबली में, केरला की जो विधानसभा है उसमें सबसे लंबे समय तक वहाँ के स्पीकर रहने का भी रिकॉर्ड इनके नाम था, फ्रॉम 1982 टू 1984 एंड अगेन 2001 टू 2004। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो इलेक्टेड ट्वाइस इन द लोकसभा। तो लोकसभा में एमपी के रूप में भी 2 बार इन्हें चयन किया गया, अलपूजा कॉन्स्टिट्यूंसी से 1984 टू 1991। अब अगली बात करते हैं, ये 6 लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के रहे हैं 1993 से 96 तक, गवर्नर ऑफ मिजोरम रहे हैं 2011 से 2014 तक, एंड गवर्नर ऑफ त्रिपुरा रहे हैं फॉर द 2 मंथ इन 2014। तो आपको क्या क्या याद रखना है? हमको याद रखना है कि कांग्रेस के लीडर थे, मतलब इनका एसोसिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी सा था। इनका नाम है बक्कुम पुरुषोत्तम। इसके अलावा ये 5 बार केरला असेंबली में इलेक्ट हुए हैं, 3 बार ये लोकसभा में 2 बार ये लोकसभा में अटेंड किए गए हैं। लोकसभा में एमपी के रूप में इनको सिलेक्ट किया गया है। इन्होंने स्पीकर, केरला असेंबली के स्पीकर के रूप में काम किया है। फिर मिजोरम, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। अगली जो पर्सन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। आप लोग जब हॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं तो आपको एक वर्ड बार बार यूज़ होता है, FBI। सुना होगा FBI। FBI बेसिकली क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन करने की एक बॉडी है जो कि USA में काम करती है, FBI। ठीक है। तो सुहानी सिन्हा अपॉइंटेड एज अ स्पेशल एजेंट इन चार्ज ऑफ द FBI सॉल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस। तो सोहिनी सिन्हा को FBI के स्पेशल एजेंट के रूप में चार्जेस मिले हैं। इनको अपॉइंटमेंट जो दी है वो FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने अपॉइंटमेंट इनकी की है एज अ स्पेशल एजेंट चार्ज। इसके पहले सिन्हा जो थी, मतलब सोहिनी सिन्हा, एग्जीक्यूटिव स्पेशल असिस्टेंट थी टू द डायरेक्टर एट द FBI हेडक्वार्टर वॉशिंगटन। इसका मतलब ये हुआ कि FBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन में है। इन्होंने FBI में अपनी जर्नी की शुरुआत 2001 में की थी। FBI का फॉर्मेशन कब हुआ? तो FBI का फॉर्मेशन 1908 में हुआ था USA में। बेसिकली एक इन्वेस्टिगेशन बॉडी है ये, USA के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। चार्ल्स जोसेफ बोनापार्ट, इनके द्वारा FBI का फॉर्मेशन किया गया था। यही है फाउंडर FBI के, और इसका हेड ऑफिस वॉशिंगटन DC में मिल जाएगा। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में है उनका नाम है मनोज तिवारी। ये है मनोज तिवारी और एक इंडियन बैटर है। इन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, सारे फॉर्मेट से। ओके, सो इंडियन बैटर मनोज तिवारी रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ द क्रिकेट। भारत के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2015 में इंडिया के लिए लास्ट मैच ODI खेला था अगेंस्ट द जिम्बाब्वे। अब मनोज तिवारी अभी क्या कर रहे हैं? तो अभी ये ममता बनर्जी की जो कैबिनेट है ना, उसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब ये पॉलिटिशियन बन चुके हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अगले पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम बात कर रहे हैं आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज IT सेक्टर। हम बात कर रहे हैं एन विट्टल के बारे में। ये है एन विट्टल, एक बहुत शानदार ऑथर भी रहे हैं। इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में काम किया है, इन्होंने IT सेक्टर में काफ़ी काम किया है। ये फॉर्मर आपका जो CVC होते हैं, जो आप सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होते हैं, तो ये CVC के रूप में भी इन्होंने काम किया है। सिविल सर्वेंट रहने के अलावा इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था 2012 में। मैं बात कर रही हूँ एन विट्टल के बारे में, ध्यान से सुनिएगा इनके बारे में। पद्म भूषण अवॉर्डी एंड IAS ऑफिसर एन विट्टल पास्ड अवे रिसेंटली। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज IT सेक्टर बोला जाता है। ये चेयरमैन रहे हैं टेलीकॉम कमीशन के, और इन्होंने ही टेलीकॉम सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किया था और अप्रूवल भी इनको दिया गया था। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में जो हम बात करते हैं, मेजर रोल इन्होंने प्ले किया है। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी
4 को अप्रूव कराने के पीछे, अनाउंस करने के पीछे इनका ही हाथ था। As a secretary of the Department of Electronics 1990 to 96, he initiated policy for boosting software, setting of software technology park. इन्होंने कई सारे टेक्नोलॉजी पार्क को सेटअप करने के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने का काम किया था और एक स्ट्रेटेजिक अलायंस की बात की थी विद डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ओके, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने 2012 में। तो एन बित्तल का नाम आपको याद रखना है। ओके, तो ये कुछ पर्सन्स थे जो न्यूज़ में थे। अब बात करते हैं हमारी कंट्री के महारत्न कंपनीज के बारे में। तो हमारी कंट्री में कितनी महारत्न कंपनी है? कोई बोलेगा 11 हैं, कोई बोलेगा 12 हैं। अब बता देती हूँ। अब यहाँ पर 13th नंबर की महारत्न कंपनी का अनाउंसमेंट हो चुका है जिसका नाम है ऑयल इंडिया। ठीक है, 31 नंबर की है, 13th नंबर की महारत्न कंपनी है। रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑयल इंडिया को अपग्रेड किया है। ऑयल इंडिया पहले नवरत्न कंपनी थी, अब ये महारत्न कंपनी हो गई है। क्लियर है? तो ऑयल रत्न कौन सी कंपनी है? महारत्न कंपनी है। इसे अपग्रेड किया गया है नवरत्न कैटेगरी से बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ये 13th नंबर की महारत्न कंपनी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओएनजीसी विदेश को भी नवरत्न कैटेगरी में शामिल कर लिया है। तो ओएनजीसी विदेश नवरत्न कैटेगरी की कंपनी हो चुकी है और ऑयल इंडिया जो है वो महारत्न कंपनी कैटेगरी की कंपनी हो चुकी है। पूरी जानकारी अब हम यहाँ से लेते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड द 13 महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस बन चुका है। इसे नवरत्न कैटेगरी में 2010 में 2010 में शामिल किया गया था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको अपडेट कर दिया और हमारी कंट्री की 13th नंबर की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया बन गई है और एक लीग में भी शामिल हो गई। इसके अलावा हमारी कंट्री में कौन कौन सी कंपनीज है तो आप देखेंगे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL, गेल, HPCL, IOCL, NTPC, ONGC, PFC, पावर ग्रिड, RECL मतलब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये सारी की सारी हमारी कंट्री की महारत्न कंपनी है और अब 13वें नंबर की कंपनी ऑयल इंडिया बन गई है। और 14th नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बन गई है? ONGC विदेश लिमिटेड है। हम सभी को पता है ONGC विदेश लिमिटेड जो है वो ONGC की ही एक सब्सिडरी है, एक सहायक कंपनी है। सब्सिडी का मतलब होता है सहायक कंपनी, ONGC की ये है। अच्छा, अब क्या कोई क्राइटेरिया होता है कैसे आपने किसी कंपनी को महारत्न या नवरत्न डिक्लेयर किया? तो बिल्कुल हाँ। अब यहाँ पे अगर आप क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, महारत्न स्टेटस कैसे मिलता है किसी कंपनी को, तो किसी कंपनी का अगर एवरेज टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपीस होता है, उनकी एनुअल नेट वर्थ 15,000 करोड़ से ज़्यादा होती है और नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा होता है ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, तो ऐसी कंपनी को महारत्न कैटेगरी की कंपनी के रूप में स्टेटस दिया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 13th नंबर की महारत्न कंपनी ऑयल इंडिया को बना दिया है और 14th नंबर की नवरत्न कंपनी बन गई है ONGC विदेश लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है ONGC की। क्लियर इतनी चीज़ें? अब थोड़ी सी कहानी मैं आपको ऑयल इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। एक्चुअली ये जो महारत्न का ये जो पूरा सिस्टम शुरू हुआ है ना, ये 2010 में शुरू हुआ है। ये जो स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी किसी कंपनी को महारत्न कंपनी का स्टेटस देना है। 2010 से ये सारी कहानियाँ शुरू हुई हैं 2010 से। अब ये जो ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है ना, इसको बनाया गया था, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1959 में। ठीक है, इसका फॉर्मेशन 1959 में हुआ था, बट 1969 में ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी बन गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और ऑयल कंपनी लिमिटेड UK की। लेकिन 1981 से ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनी बन चुकी है। 1981 से, फॉर्मेशन 1959 में हुआ था। नेक्स्ट है मासी ऐप, काफ़ी चर्चा में है, सुर्खियों में है। राज्यसभा में इस पर चर्चा हो रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी चर्चा कर ली जाए, डिस्कशन कर लिया जाए अबाउट द मासी ऐप। आज का ऐप नहीं है, काफ़ी पुराना ऐप है, लेकिन राज्यसभा में डिस्कशन हो रहा है तो हमको भी करना है। ठीक है, वो जो करेंगे हम भी करेंगे, सिंपल। हालांकि वो लोग लड़ते भी हैं, हमको लड़ाई नहीं करनी है। कभी देखा है आप लोग ने पार्लियामेंट में जब सेशन स्टार्ट होता है और कोई बिल पर डिस्कशन होता है या किस तरीके से फाइट होती है? और अभी तो जब दिल्ली का इलेक्ट्रिसिटी वाला शायद बिल पास चर्चा हो रही थी लोकसभा में, तो वो जो MP थे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने तो फाड़ दिया था बिल, तो उनको सस्पेंड भी कर दिया गया है सेशन से। देखा होगा, ये सब देख लिया करो कभी कभी, इंटरेस्टिंग, एकदम कॉमेडी जैसा लगता है। चलो हम बात करते हैं मासी के बारे में। मासी का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग ऐप
फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। किसका इंस्पेक्शन? तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट केयर इंस्टीट्यूट होते हैं उनके इंस्पेक्शन के बारे में ये एप्लीकेशन बात करता है। तो रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन्फॉर्म द राज्यसभा अबाउट द मासी पोर्टल। इन्होंने मासी पोर्टल के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि बेसिकली जो एप्लीकेशन है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट जो है उनका इंस्पेक्शन करता है। ये इंस्पेक्शन जो है वो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है और एक रिपोर्ट भी जनरेट होती है जो ऑनलाइन तरीके से इस पोर्टल में अपडेट भी होती है। इस पोर्टल को तैयार किसने किया है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा इस एप्लीकेशन को तैयार किया गया है अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। ओके, दिस ऐप इज लिंक्ड टू द मॉनिटरिंग पोर्टल वेयर द ऑटोमेटिक रिपोर्ट आर जनरेटेड। तो मासी ऐप आपको इतना याद रखना है किस फील्ड से है, किसने डेवलप किया है। अगर हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, तो ये कैसी बॉडी है? तो ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी है क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ना वो किसी एक एक्ट के ज़रिए हुआ था। वो एक्ट कौन सा है? तो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 के अंतर्गत हमने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया है। ये जो कमीशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर काम करने वाला कमीशन है। इसमें एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं, लेकिन इन 6 मेंबर्स में 2 मेंबर्स जो हैं वो वीमेन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मेंबर्स वगैरह होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको चाइल्ड हेल्थ में, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी में एक्सपर्ट होता है, एजुकेटेड होता है, उसको इस मेंबर मतलब इस कमेटी में, इस कमीशन का मेंबर बनाया जाता है। द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द टर्म ऑफ 3 years। 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। किसमें? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स में। ओके, नेक्स्ट है एक फेस्टिवल होने वाला है नायकालैंड। नायकालैंड फेस्टिवल मुंबई में होगा। ठीक है, 4 से लेके 5 नवंबर के बीच में होगा और ये इंडिया का पहला ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल फेस्टिवल है जिसका नाम है नायकालैंड। और इसका पहला एडिशन या डेब्यू कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। नायका ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है बुक माई शो के साथ और 2 दिन का ये पूरा फेस्टिवल मुंबई में होने वाला है 4 से लेके 5 नवंबर के बीच में। अलग अलग जो फैशन आइकन्स होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप ब्रांड्स होते हैं, वो सब लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट बेसिकली करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं नवी मुंबई के बारे में। सो नवी मुंबई टू बिकम कंट्रीज फर्स्ट सेप्टिक टैंक फ्री सिटी। तो नवी मुंबई देश का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बन गया है। ठीक है, नवी मुंबई इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू बी सेप्टिक टैंक फ्री एंड हैव टॉयलेट इन 100% ऑफ द हाउस होल्ड सून। और बहुत जल्दी हर एक घर में टॉयलेट की फैसिलिटी होगी। रिसेंटली नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमको बताया है कि हमने पूरे ड्रेनेज पाइप सिस्टम्स को कनेक्ट करके रखा है और पूरा जो हमारा वेस्ट जनरेट होता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं। और जो सीवेज ड्रेन से जो वाटर वगैरह वेस्ट निकलता है तो उस वाटर का यूज़ बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस से, ट्रीटेड वाटर जो होता है ना उसका यूज़ हम इंडस्ट्रियल पर्पस में और गार्डनिंग पर्पस में करते हैं। ऐसी जानकारी नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दी है। ठीक है, यही इनका इनिशिएटिव था। डन, इतना ही बस पढ़ने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम आपको 2 मिसाइल सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। पहला सिस्टम है डेविड स्लिंग। ये जो सिस्टम दिखाई दे रहा है ये है डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। और ये सिस्टम किसका है? इजराइल का है। किसका सिस्टम है? इजराइल का। आप लोग ने आयरन डोम के बारे में सुना होगा, आप लोग ने आयरन बीम सिस्टम के बारे में सुना होगा, एरो 2, एरो 3 के बारे में सुना होगा। उनका ही एक तरीके से बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट है, एडवांस वर्जन है डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल का सिस्टम है और इसको खरीद रहा है फिनलैंड। कौन खरीद रहा है इसको? फिनलैंड खरीद रहा है, जिसके लिए $344 मिलियन की डील यहाँ पर अप्रूव हुई है। तो इजराइल अप्रूव $344 मिलियन सेल ऑफ डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम टू द फिनलैंड। ये एक सोफिस्टिकेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसको डिज़ाइन या डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलपमेंट इसका राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजरायली डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एंड रायथॉन एंड अमेरिकन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर की मदद से इसे तैयार किया है। तो अमेरिका से अप्रूवल लेने के बाद फाइनली इजराइल ने अप्रूवल दिया और फिर ये डिफेंस सिस्टम जो है वो फिनलैंड खरीदेगा, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप इजराइल और अमेरिका ने मिलकर किया है। हालांकि ये डिफेंस सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2009 से शुरू हुआ था, लेकिन इसको इनैक्ट में लाया गया, मतलब इंस्टॉल किया गया इजराइल में 2017 में। अभी भी वर्किंग मोड पे ये सिस्टम काम करता है। डेविड स्लिंग अचीव ऑपरेशनल स्टेटस इन अप्रैल 2017।
ठीक है। बेसिकली ये मिसाइल्स जो होती हैं उनको इंटरसेप्ट करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी करता है। तो इजराइल ने इसे लॉन्च किया है क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि सीरिया और ईरान के साथ इजराइल के डिस्प्यूट होते रहते हैं। द सिस्टम इज डिजाइन टू इंटरसेप्ट वेरियस टाइप ऑफ मिसाइल दैट मे बी फायर्ड टुवर्ड्स इजराइल बाय द हॉस्टाइल कंट्री इंक्लूडिंग द ईरान एंड द सीरिया। डन इतनी चीज़ें। चलो अब अगली बात करते हैं स्पाइक NLOS सिस्टम के बारे में। अब ये डील भारत ने की है और भारत इसे खरीद रहा है। ठीक है, आइए हम बात करेंगे स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो इंडियन एयरफोर्स ने रिसेंटली रिसीव की है इजराइल से, ये भी इजराइल की है, इजराइल से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक है। ये हेलीकॉप्टर से, ट्रक से, मतलब अर्थ सरफेस से, व्हीकल से, मैन पोर्टल तरीके से, किसी भी तरीके से इस मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है और लगभग 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है और ये हाईली एक्सप्लोजिव वॉर हेड को कैरी करने में कैपेबल है। इसको डेवलप किसने किया है? तो इसको डेवलप किया है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने, डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन इजराइल, इसके द्वारा इसे तैयार किया है। अभी जो स्पाइक मिसाइल है इसको कई सारी कंट्रीज के द्वारा, इजराइल के अलावा 38 कंट्रीज और इसको यूज कर रही है, जिसमें जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस भी शामिल है। इट कैन हिट टारगेट फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अप टू 30 किलोमीटर, सॉरी ये 30 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करता है और ये जो सिस्टम था ये 250 किलोमीटर तक टारगेट को हिट करता है। ओके, तो थोड़ा कंफ्यूजन मुझे हो गया, तो 30 किलोमीटर तक ये टारगेट को हिट करता है। चलिए अगली बात करेंगे लूनर कोडेक्स प्रोग्राम, काफ़ी चर्चा में है। क्या है ये प्रोग्राम? तो देखिएगा, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा एक कंडीशन समझ लो कि आइस एज आ गई है या पूरे वर्ल्ड में या किसी पर्टिकुलर एरिया में काफ़ी क्राइसिस चल रहा है, वॉर की कंडीशन है, वॉर की कंडीशन जैसे यूक्रेन में चल रही है। तो कई बार क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्ट वर्क होते हैं, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ना। तो मानव की जो क्रिएटिविटी है, ह्यूमन की जो क्रिएटिविटी है, उसे कैसे स्टोर किया जाए कि कोई भी कंडीशन हो जाए भारत में लेकिन ये सारा आर्ट वर्क जो है वो स्टोर रहना चाहिए। और हम स्टोर कहाँ करेंगे? चंद्रमा पे स्टोर कर दो, वहाँ तो ठीक है हम संभाल लेंगे। तो ऐसे ही लूनर कोडेक्स प्रोग्राम है। बेसिकली ह्यूमन का जो आर्ट है उसको लूनर सरफेस पे या चंद्रमा के पास उसको स्टोर किया जाएगा। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ वेरियस आर्ट मेड बाय द ह्यूमन माइट बिकम इमॉर्टल विद द लूनर कोडेक्स प्रोग्राम। ठीक है, अ कलेक्शन ऑफ आर्ट गैदर फ्रॉम द आर्टिस्ट विल बी स्टैंडेड ऑन द लूनर सरफेस as a lasting record of the human creativity even in the time of war, pandemic and economic crisis। इस प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं सैमुअल पराल्टा, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। इस पूरे मिशन को हेड करने का काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट आर्टिस्ट का जो क्रिएटिव वर्क है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है, उसको बेसिकली एक मेमोरी कार्ड या फिर एक नैनोफिंच जो कि लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से इनग्रेव किया जाएगा। तो उसमें इस लूनर कोडेक्स को स्टोर किया जाएगा एज अ मेमोरी और फिर इसको कहाँ पे, इस आर्ट वर्क को लूनर सरफेस पे सेफली पहुंचाया जाएगा। इस पे बेसिकली 30,000 आर्टिस्ट, राइटर, फिल्म मेकर, म्यूजिशियन फ्रॉम द 147 कंट्रीज के जो आर्टिस्ट हैं उनका आर्ट वर्क यहाँ पर कोडेड फॉर्म में रहेगा। इसका नाम ही लूनर कोडेक्स रखा गया है। इस आर्ट वर्क में इमेज, मैगजीन, बुक, पॉडकास्ट, म्यूजिक, मूवीज सब कुछ होगा। बेसिकली पूरा का पूरा जो आर्ट वर्क है ये 4 कैप्सूल में डिवाइड होगा। पहली कैप्सूल भेजी जा चुकी है, 3 कैप्सूल्स को भेजा जाना बाकी है। पहला जो कैप्सूल है वो ओरियन कलेक्शन है, विच इज ऑलरेडी फ्लोन अराउंड द मून when it launched on the Orion spacecraft as a part of NASA Artemis 1 mission last year। डन है, तो ये है कोडेक्स प्रोग्राम। लास्ट न्यूज़ डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा वर्ल्ड के मैप के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। अगर हम बात करें एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया कॉन्टिनेंट में जो आप वेस्टर्न एशिया का पार्ट देखेंगे, सो आपको वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ दिखाई देंगी। जैसे अगर हम बात करते हैं, ये है कुवैत, दिखाई दे रहा है कुवैत, ये है सऊदी अरेबिया, ये है ईरान। क्लियर? ये छोटा सा कंट्री है कुवैत सिटी जिसकी कैपिटल है, ये सऊदी अरेबिया और ये ईरान। अच्छा, इन तीनों कंट्रीज के बीच में ये वाला जो एरिया है वाइट वाला, ये है पानी। कौन सा पानी है ये पर्शियन गल्फ का पानी है। ये कौन सा एरिया कहलाता है? ये एरिया कहलाता है पर्शियन गल्फ। थोड़ा सा और जूम करते हैं तो कुवैत देखा, सऊदी अरेबिया देखा, ईरान देखा, इनके बीच में जो पानी है उसका नाम है पर्शियन गल्फ।
पर्शियन गल्फ गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट होता है बाय द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। क्लियर। अब थोड़ा सा और जूम इन करते हैं मैप को हम। अब बात करते हैं, ये कुवैत है और ये सऊदी अरेबिया और इस तरफ आपको ईरान देखने को मिलेगा। अब ये जो पर्शियन गल्फ में ये जो एरिया है, यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में नेचुरल गैसेज हैं, गैस फील्ड और ऑयल फील्ड यहाँ पर अवेलेबल है, दिखाई दे रही है। और इस फील्ड का नाम है डोरा। ठीक है, इस फील्ड का नाम है डोरा। तो कुवैत और सऊदी अरेबिया इस ऑयल फील्ड को किस नाम से जानते हैं? डोरा के नाम से जानते हैं। लेकिन ईरान इसे किसी और नाम से जानता है। तो ईरान इसे जानता है अर्शा नाम से। तो अर्श डोरा गैस फील्ड। तो अर्श बेसिकली दोनों गैस फील्ड, मतलब ये पूरा गैस फील्ड एक ही है। अर्श नाम दिया है ईरान ने और डोरा नाम दिया है सऊदी अरेबिया और कुवैत ने, और दोनों सब कुछ है सेम। और इन तीनों कंट्रीज के बीच में ये पूरा गैस फील्ड है डिस्प्यूटेड। तो सऊदी अरेबिया एंड कुवैत हैव रिसेंटली असर्टेड their sole ownership of the disputed Arsh Dora gas field, a resource-rich offshore area also claimed by the Iran. तो इस पूरे एरिया को क्लेम करता है सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान। तो सऊदी अरेबिया और कुवैत ने कहा है कि जो गैस फील्ड में ओनरशिप है वो हम दोनों कंट्रीज के बीच में है, और ईरान का जो क्लेम है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया है, बोला है कि ईरान का कोई क्लेम नहीं है। तो इस तरीके से पूरा एरिया क्या हो गया है? डिस्प्यूटेड हो गया है। नोन एज द अर्श इन ईरान एंड डोरा इन कुवैत एंड सऊदी अरेबिया। अर्श डोरा गैस फील्ड जो है वो एक 3 नेशंस के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया है, और ये पूरा एरिया गैस रिजर्व के लिए जाना जाता है, जो कि तीनों पार्टीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अगर हम बात करें डिस्कवरी के बारे में, तो डोरा गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया था कुवैत की बॉर्डर पे, कब? 1967 में। अब कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी यहाँ से शुरू हुई कि 1960s के दौर में अब ये गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया। अब गैस फील्ड को जब डिस्कवर किया गया तो ईरान की एक एजेंसी और कुवैत की एक एजेंसी ने, दोनों ने अपने अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हायर कर दिए और बोला कि जाओ उस गैस फील्ड में जाओ और गैस और ऑयल को आप निकालो। ठीक है, तो ईरान और कुवैत दोनों ने परमिशन दे दी डिफरेंट कंपनीज को, एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी एंड रॉयल डच शेल कंपनी। तो इन दोनों अलग अलग कंपनीज को यहाँ पे परमिशन मिल गई। अब ऑयल फील्ड ये है, आधी में काम कर रहा है ईरान, आधे में काम कर रहा है कुवैत। अब इनका एरिया होने लगा ओवरलैप, और यहाँ से वापस से डिस्प्यूट शुरू हो गया। जब डिस्प्यूट शुरू हो गया तो यहाँ पे कुवैत और सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि भाई ये एरिया हमारा है, तुम अपना क्लेम हटा दो। तो इस तरीके से पूरा विवादित एरिया है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन केवल इतना सा बनेगा कि अर्श डोरा गैस फील्ड कहाँ पर है? तो पर्शियन गल्फ में है। किन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड है? तो सऊदी अरेबिया, कुवैत और ईरान के बीच में डिस्प्यूटेड है। कब डिस्कवर किया गया था? तो 1967 में। ये अर्शा डोरा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ये एक गैस फील्ड है। डन। इतनी बस कहानी आपको याद रखनी है। अंत में बात करते हैं दो छोटी सी न्यूज़ के बारे में। शॉर्ट न्यूज़ है हमारे पास। पहली न्यूज़ है यूनेस्को से। एक्सपर्ट है यूनेस्को के, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और कहा है जो इटालियन सिटी है वेनिस, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डेंजर कैटेगरी में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 7th मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी की शुरुआत चेन्नई में हुई है। इसमें 6 अलग अलग टीम पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और मलेशिया की। 10 दिन का टूर्नामेंट है, खत्म हो जाएगा, फिर हम वापस इसको डिस्कस कर लेंगे। डन। चलो अब बात करते हैं कुछ शॉर्ट न्यूज़ के बाद हम MCQ के ऊपर। पहला क्वेश्चन है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो असम ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, यूनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल क्रॉप सर्वे कितने स्टेट में पायलट बेसिस पे शुरू किया है? तो 12 स्टेट में शुरू किया है, 12 राज्यों में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 7th हॉकी मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ ऑर्गेनाइज हो रही है? तो आंसर हो जाएगा चेन्नई में हो रही है। नेक्स्ट है, इंडियन अमेरिकन किन्हें FBI फील्ड ऑफिसर बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुहानी सिन्हा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, SII मतलब स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो S जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, जल दोस्त एयरबोट किसने तैयार की है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे NAL मतलब नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी ने तैयार की है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे।
किसने राजमार्ग यात्रा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, जो सही आंसर होगा वो कमेंट पे दीजिएगा। बाकी सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल हम करेंट अफेयर्स नहीं डिस्कस करेंगे, कल हम वीकली सीए पे डिस्कशन करेंगे, जहां पर आपको एक क्विज मिलेगा। ओके, सो मिलते हैं मॉर्निंग 7 AM। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।